तो आज की फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। साल है 1998 का और हमें इंडोनेशिया दिखाया जाता है, जब वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। शुरुआत में तो लोग बस अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन हालात इतनी तेजी से बिगड़ जाते हैं कि पूरा माहौल एक खूंखार दंगल बन जाता है। इस प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सारी बुराइयां भी जन्म ले लेते हैं। लूट मार, कत्ल, लड़कियों के साथ ज्यादती होना, ये सब कुछ आम हो जाता है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। उन सारे जुल्मों को लेकर केसेस तो बहुत सारे हुए, लेकिन आज तक वो सारे केसेस हल ना हो पाए और हिस्ट्री का काला दाग बन गए। अब इसी सारे माहौल में हमारी कहानी की भी शुरुआत होती है और हमें दो टीचर्स को दिखाया जाता है, जानवर और राहिम। ये लोग शहर में होने वाली खबरों को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया करते थे। आज रात भी ये लोग बैठकर अखबार से न्यूज इकट्ठी कर रहे थे कि अचानक ही खुद ब खुद उनका दरवाजा खुल जाता है। वहां से कोई ना दिखने वाली चीज अंदर आती है और एकदम से इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। ये लोग अपने लिए कुछ कर भी नहीं पाते और वो एंटिटी इन दोनों को मार देती है, वो भी इतने भयानक तरीके से कि इनके लाश को देखा भी ना जा सके। एक की बॉडी से तो उसने पूरा गला ही अलग कर दिया था और ये सब देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक था। सीन शिफ्ट होकर हमें अब एक लड़की अनीसा को दिखाया जाता है, जो रात में हॉस्टल में थी। रात के वक्त उसे अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और दरवाजे पर नॉक भी सुनाई देता है। वो जाकर चेक करती है तो दरवाजे के बाहर उसे एक अजीब सी एंटिटी दिखाई देती है, जो पूरी की पूरी सफेद रंग की थी और उसके गले पर भयानक कट लगा हुआ था, जिसमें से खून भी निकल रहा था। उसे देखकर अनीसा इतना ज्यादा डर जाती है कि फौरन दरवाजा बंद कर देती है। इस टाइम वो डर से कांप रही थी। उसकी फ्रेंड नूरुल उसके पास आती है और उसे पूछती है क्या हुआ, मगर अनीसा डर के मारे उसे कुछ नहीं बताती और ये लोग वापस सोने के लिए लेट जाते हैं। खैर अगले दिन ये दोनों जब स्कूल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में नूरुल अनीसा से पूछती है अब तो बता दो, तुमने रात क्या देखा था। तो अनीसा भी सच बता देती है कि मैंने रात एक डीमन देखा था। ये दोनों अभी तक इस बात से अनजान थी कि इन दोनों की बातें दो लड़के भी सुन चुके थे, जिनका नाम सितरियो और अली था। स्कूल का माहौल भी आज थोड़ा अजीब सा था। सितरियो और अली नोटिस करते हैं कि आज कोई और टीचर नोटिस बोर्ड के ऊपर खबरें लगा रहे हैं। वो टीचर बगस से पूछते भी हैं कि पहले वाले टीचर कहाँ हैं, लेकिन वो कोई भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले वाले दोनों टीचर मारे जा चुके हैं और बच्चों को किसी भी हाल में ये लोग ये खबर नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह स्कूल में पैनिक फैल जाएगा। थोड़ी देर में हालात जब ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो टीचर बखस स्कूल में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सारे स्टूडेंट यहाँ से उठकर अपने अपने हॉस्टल्स में चले जाएं, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। इधर अली और स्त्रियो, जो कि क्लास के बाहर सिगरेट पी रहे थे, वो जब सारे बच्चों को अपने हॉस्टल्स की तरफ जाता हुआ देखते हैं तो समझ आते हैं कि स्कूल में जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इस टाइम उसके जहन में सुबह वाली अनीसा की बात चलती है। वो अपने दोस्त से कहता है कि शायद अनीसा सही कह रही हो, शायद इस स्कूल में डीमन आ गया हो, मगर स्त्रियों को इस बात पर खासा यकीन नहीं था। वो अब डिसाइड करता है कि वो खुद अनीसा से जाकर बात करेगा और पूछेगा कि आखिर उसने क्या देखा था। यही पूछने के लिए वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं और स्त्रियों बिना कोई और सवाल जवाब किए सीधा उसे पूछ लेता है क्या तुमने डीमन देखा। अनीसा भी हाँ में सर हिला देती है। इनकी बातों के दौरान ही यहाँ पर टीचर रिदवान आ जाते हैं, जिन्हें लड़कों के पास से सिगरेट की स्मेल आ जाती है और यहाँ बातों का टॉपिक चेंज हो जाता है और फिर टीचर इन सबको इनके हॉस्टल भेज देते हैं। श्रेयू जान क्या था कि चीजें जरूर कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन क्या गड़बड़ थी ये उसे समझ नहीं आ रही थी। वो अली से कहता है तुमने नोटिस किया है कि सुबह से टीचर राहम और टीचर यानवे भी स्कूल में दिखाई नहीं दे रहे। अली उससे कहता है ज्यादा मत सोचो, हो सकता है वो अपने घर गए हों। दूसरी तरफ हमें अनीसा का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। खिड़की बंद करके वो सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन अभी भी वो डरी हुई थी। शायद इसी वजह से रात में दोबारा उसे वो सर कटी हुई एंटिटी अपने ख्वाब में दिखाई देती है। डर कर वो उठ जाती है और इस कमरे से ही भाग निकलती है। भागते भागते वो एक कुएं के पास पहुंची थी। वहां जाकर वो छुप गई और दूर उसे किसी आदमी की आहट सुनाई दी। उसने कुएं की ओर से ही छुप कर देखा। वहां पर एक आदमी जमीन के नीचे कुछ पुड़ियां डुबा रहा था। वो समझ गई कि जरूर ये काले जादू से रिलेटेड है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कोई टीचर जब अपने दोनों दोस्तों की लाशों को देखने के लिए उनके कमरे में जाते हैं तो फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह उनके दोस्त उनसे बिछड़ जाएंगे। एक तरफ वो सोग मनाने में लगे हैं, जबकि दूसरी तरफ एक और आदमी काला जादू करने में मसरूफ है।
वो अपने मुंह से छिपकली को काट कर उसका खून एक बर्तन में डालता है और फिर यहाँ दोनों मरे हुए टीचर्स की लाशों की जगह छोटे छोटे पुतले बनाता है और उन पे कुछ ऐसा रिचुअल करता है कि दूसरी तरफ वो लाशें जिंदा हो जाती हैं। ये देखकर उनका साथी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर कर आंखें बंद कर लेता है। लाशें उसके कान के पास आकर कहती हैं अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद जैसे ही समीर आंखें खोलता है तो देखता है कि वो लाशें वहां से गायब हो चुकी थी। असल में उस काले जादू करने वाले ने इन लाशों को पुचोंग बना दिया था, यानी अपने जादू से उन लाशों के अंदर इवल एंटिटी को बुला लिया था, जिसकी वजह से अब ये लाशें यहाँ पर खुले आम कत्ल करती। समीर ये बात समझ गया था, इसीलिए वो फौरन यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अचानक यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर ऊपर से ये दोनों पुचोंग उसके ऊपर खून की उल्टियाँ करते हैं और ये खून इतना गर्म होता है कि उसका पूरा मुंह जल जाता है। इस टाइम सत्रियू और अनीसा दोनों समीर के चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं और जब उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि समीर तो बिल्कुल एक बुत बन चुका है। वो समझ नहीं पाते कि समीर को ऐसा हुआ क्या था। खैर वो उसे उसके क्वार्टर में ले जाते हैं, जहाँ अनीसा सब लोगों से कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये सब काले जादू का नतीजा है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता। और इसके बाद जब चीजें ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो ये लोग एक बहुत बड़े इज्जतदार उस्ताद को बुलाते हैं। वो जब यहाँ आते हैं और उनको ये बात पता चलती है कि यहाँ से 2 उस्तादों की लाशें गायब हैं, तो वो बाकी सारे स्टाफ पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि उन लाशों को वक्त पर दफन हो जाना चाहिए था। पर यहाँ रिदवान उनसे कहता है कि यहाँ पर पुलिस का झंझट इतना हो गया था कि हमें उनके फ्यूनरल का ध्यान ही नहीं रहा। खैर अब उस्ताद साहब सब लोगों को नमाज के लिए बुला लेते हैं और नमाज के दौरान ही एक लड़के को वो पुचोंग दिखाई देता है, जिसे वो कुछ पल के लिए अपना वहम समझता है, लेकिन अगले ही पल एक और बड़ी परेशानी सामने आ जाती है। उस्ताद जी जो सामने नमाज पढ़ा रहे थे वही गायब हो जाते हैं और ऐसे ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि हालात उनकी सोच से ज्यादा खराब हैं और अब सारे छोटे टीचर्स सभी बच्चों को एक ही हॉल में सुलाने का डिसाइड करते हैं ताकि कम से कम सारे एक दूसरे की मिलकर हिफाजत कर सकें। ये सब कुछ क्या हो रहा था और इसके पीछे की रीजन क्या थी, ये जानने के लिए रात में सत्रियू अपने दोस्त अली के साथ हेड ऑफिस में जाता है और वहां जाकर उसे न्यूज़पेपर्स के जरिए पता चलता है कि शहर में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे और साथ में कत्ले आम भी हो रहा था और इन सारी चीजों की खबर उनसे छुपाई गई थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ और भी जान पाते, यहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं और ये दोनों डर कर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हॉल में दिखाया जाता है कि अचानक अनीसा नींद से उठ जाती है। वो देखती है कि इस टाइम हॉल में कोई भी नहीं है और नूरुल उसकी दोस्त अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। अनीसा नूरुल के पास जाती है और देखती है कि वो तो पोसेस हो चुकी है और पोसेस हुई हुई नूरुल अब उसके कान में आकर कहती है सब खत्म हो चुका है। ये कहकर वो अनीसा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी, लेकिन अचानक अनीसा की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक बुरा ख्वाब था। नूरुल भी ठीक थी और सब उसके आसपास थे। सुबह में अनीसा जब वॉशरूम जाने लगी तो वही सर कटी हुई एंटिटी जो बार बार उसे डरा रही थी वो उसके कान में आकर एक कॉटेज के बारे में उसे बताती है और वहां जाने को कहती है। अनीसा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उस कॉटेज में ऐसा है क्या जो बार बार ये एंटिटी वहां जाने को कह रही थी। इसी सोच में वो उस कॉटेज के पास जाकर उसके अंदर झांकने लग जाते हैं। इधर अली और स्त्रियों भी टीचर समीर के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक बेहोश थे। स्त्रियों उनको देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि इनके ऊपर किसी किस्म का कर्ज आ गया है, यानी श्राप आ गया है। पर अली कहता है मुझे लग रहा है ये बस बीमार हैं। इनकी बातों के दौरान ही अचानक समीर की बॉडी हवा में उड़ जाती है और ये देखकर अली तो डर कर वहां से भाग ही जाता है, क्योंकि उसे भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि जरूर सर समीर की बॉडी के अंदर किसी किस्म का कर्ज ही था। यहाँ पर अनीसा इस टाइम जब कुएं के पास थी तो उसने वहां पर एक पुड़िया पड़ी हुई देखी जिसे उसने उठा लिया। तभी उसने देखा कि दूर उसके टीचर बगस जमीन में कुछ दुबाने में बिजी थे और इस तरह अनीसा को शक हो गया कि इस सारा किया धरा बगस का ही है। इतनी देर में यहाँ पर नूरुल आते हैं और अनीसा उसे सब कुछ दिखाकर सब सच बता देती है कि टीचर बगस यहाँ जादू कर रहे हैं। वो उसे वो पुड़िया भी दिखाती है जो उसने यही कुएं के पास से उठाई थी। अनीसा डरकर उसके हाथ से ये पुड़िया लेकर फेंक देती है और उसे यहाँ से चलने को कहती है। रास्ते में ही अचानक नूरुल की आंखों में दर्द होने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। वो तड़प जाती है और अनीसा उसकी तड़प देखकर बेचैन हो जाती है। वो किसी को बुलाना चाहती थी लेकिन वो नूरुल को यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। नूरुल तकलीफ में इधर उधर डोलती हुई अचानक ही कुएं के पास आ जाती है और एकदम से कुएं के अंदर छलांग लगा देती है।
वो तो अच्छा था, अनीसा पास ही थी। उसने दोनों हाथों से नूरुल को पकड़ लिया और बचाने की कोशिश की, मगर दिखाई दिया कि कुएं के अंदर एक एंटिटी थी जो नूरुल को नीचे खींच रही थी, और उसी की वजह से अनीसा नूरुल को बचा ना पाई और नूरुल की मौत हो गई। नूरुल की मौत के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल और उस्ताद बगस के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि बगस का कहना था कि बच्चों को उसके घर भेज दिया जाए ताकि वो अपने घरों में सेफ रह सकें, मगर रिदवान का मानना था कि वो यहीं पर रहकर सेफ रह सकते हैं। इन सभी स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए ये लोग एक बार फिर से प्रेयर्स करने का डिसाइड करते हैं और एक रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक साथ प्रेयर करने की वजह से बहुत सारी इवल एंटिटीज इन लोगों के ऊपर हमला कर देती हैं और एक के बाद एक कई स्टूडेंट एक साथ पोसेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें स्त्रियों और अली को दिखाया गया। स्त्रियों अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो प्रोफेसर समीर के कमरे में जाकर वहां से अपना सामान उठाने की कोशिश करता है और दिखता है कि समीर तो कांच खा रहा था। उसकी हालत को देखकर ये लोग डरते तो हैं, लेकिन स्त्रियों अपना मकसद नहीं भूलता। वो यहाँ से चाबियां लेकर बाहर निकल आता है और उसे जाते हुए अनीसा भी देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि तुम अगर यहाँ से बाहर जाओगे तो मारे जाओगे, पर उसे अपनी फैमिली की परवाह थी, इसलिए अली और अनीसा के कहने पर वो रुकता नहीं और यहाँ से चला जाता है। बाहर जाने पर वो देखता है कि अब लोग हाथों में हथियार लिए सरेआम घूम रहे थे। ये लोग उसे मार भी देते, पर वो वहीं जमीन पर पड़ी लाशों के अंदर छुपकर मरने का नाटक करता है और इन लोगों से अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ अब हमें स्त्रियों के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके घर पर कोई नॉक करता है। उसके डैड जब दरवाज़ा खोलते हैं तो अचानक कोई उसके डैड पर ही हमला कर देता है और उसे मारकर उसकी डेड बॉडी को उसी के घर पर लटका देता है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें अनीसा को दिखाया जाता है। वो उदास बैठी थी और अपने पास्ट में खोई हुई थी। पता चलता है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तब उसकी मॉम एक और मर्तबा प्रेग्नेंट थी। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने कि अक्सर खाने को उनके घर में कुछ नहीं होता था। उसके डैड इस गरीबी से तंग आ गए थे और इसीलिए उन्होंने गरीबी से निकलने का एक अजीब सा रास्ता ढूंढा, जिस रास्ते के लिए, जिस काम के लिए अनीसा की मॉम तैयार नहीं थी। अनीसा के डैड अनीसा के मॉम से उसके पेट में पलने वाला बच्चा लेना चाहते थे, लेकिन अपने बच्चे को भेंट चढ़ाने से बेहतर उसकी मॉम ने अपने आप को भेंट चढ़ा दिया और अपना गला काट कर उसी टाइम अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ अगली सुबह जब स्त्रियों को बाकी लाशों के साथ होश आता है तो पता चलता है कि उसे लाशों के साथ एक हॉस्पिटल ला पहुंचाया गया था। उस टाइम वो बेहोश था। होश आने पर वो फौरन अपने घर की तरफ भागा। घर पर जाते ही उसकी मॉम ने उसे गले लगा लिया और जब उसने अपने डैड के बारे में पूछा तो मॉम उसे एक दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ जाकर स्त्रियों टूट गया। उसके डैड मर चुके थे। स्त्रियों ने अब फैसला किया कि वो अपने डैड का फ्यूनरल करेगा, पर उसकी मॉम ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि बाहर बहुत सारे ईवल जादूगर थे जो लाशों को पुचौंग बना रहे थे, यानी लाशों के अंदर ईवल एंटिटीज को बुलाकर उन्हें जिंदा कर रहे थे। लेकिन ऐसे ये लोग लाश को बाहर रख भी नहीं सकते थे, इसलिए स्त्रियों फैसला करता है कि वो अपने घर के ही बैकयार्ड में अपने डैड को दफन कर देंगे, जिसके लिए उसकी मॉम भी मान जाती हैं। स्त्रियों, जो कि अब तक सारे शहर के हालात जानकर आया था, वो अपनी मॉम से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये लोग अच्छे जादूगरों को मार रहे हैं, लेकिन डैड तो जादूगर नहीं थे। तो उसकी मॉम उसके जवाब में बताती हैं कि तुम्हारे डैड के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी, जिसकी वजह से वो इवल एंटिटीज को भांप लेते थे, और अगर लोगों को इवल एंटिटीज ने पोजेस किया होता था तो वो उनकी मदद भी करते थे। स्त्रियों को आज ये बात पता चल रही थी और वो अपने डैड के लिए बहुत दुखी था। अपने डैड के फ्यूनरल के बाद स्त्रियों की मॉम स्त्रियों को वापस स्कूल भेज देती हैं, क्योंकि वो जगह सबसे ज़्यादा सेफ थी। वो तो अपनी मॉम को भी यहाँ से ले जाना चाहता था, पर उसकी मॉम ये कहते हुए मना कर देती हैं कि घर का ख्याल कौन रखेगा। इधर दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं कि जब अनीसा खाना बना रही होती है तो अचानक उसे एक बर्तन में वही कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे वो बार बार देखती है। वो इस बर्तन को दोबारा बंद कर जैसे ही ऊपर मुँह करती है तो देखते हैं कि सामने एक आया थी जो इस टाइम पोजेस हुई हुई थी। वो उसके सामने ही अपना गला काट देती है और ये सब अनीसा से देखा नहीं जाता। खून के छींटे अनीसा के मुंह पर भी गिरे थे। अनीसा बहुत ज़्यादा घबरा कर यहाँ पर टीचर्स को ढूंढने लगती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। उसने जब हर जगह टीचर को ढूंढा तो टीचर आखिरकार उसे एक पर्दे के पीछे मिल गई। वो भी इस टाइम पोजेस होकर ऊट पटांग की हरकतें कर रही थी और अपनी उंगलियों के नाखून काट रही थी। अनीसा उससे डर कर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी तो यहाँ का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो टीचर उसके ऊपर झपटी उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर अनीसा ने प्रे करना शुरू कर दी, जिससे तंग आकर उस टीचर ने कटर अपने ही सर में स्टैब कर लिया और उसकी यहाँ मौत हो गई। इस सब के बाद जब अनीसा अकेली बैठी हुई थी तो दोबारा सरकटी हुई एंटिटी उसके पास आई और उसने उसे एक कॉटेज चेक करने को कहा। ये बात सुनने के बाद वो टीचर बगस के पास गई और उसने उसे एंटिटी की सारी कहानी बताई और उस कॉटेज को चेक करने को कहा।
पर बगस ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये करना इल्लीगल है। बात यहाँ पर प्रिंसिपल रिदवान तक चली गई, लेकिन वो भी उस कॉटेज को खोलने के लिए राजी नहीं थे। इनकी बातों के दौरान यहाँ पर स्त्रियों भी आ चुका था। वो भी अनीसा का साथ देता है और इन सबको कॉटेज खोलने को कहता है। दोनों ने मिलकर उस कॉटेज का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर उन्हें काले जादू की चीजें मिली। ये बगस का कॉटेज था। सारा शक बगस पर जाने लगा, पर बगस ने कहा कि मैं तो स्कूल की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया और बच्चों ने उसे पकड़कर बांध दिया। अब सब कुछ बच्चों के हाथ में आ चुका था। फैसला हुआ कि अब प्रिंसिपल का भी कॉटेज चेक किया जाएगा। ये लोग उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक बच्चे के सामने एक और कटे सर वाली स्पिरिट आ गई। उसने उस लड़की के जिस्म के अंदर हाथ डाला और उसकी सारी आंतें बाहर निकालते हुए उसे मार डाला। ये देखते हुए ये लोग समझ गए कि काला जादू करने वाला बोगस नहीं है, बल्कि कोई और ही है जो अभी भी अपने बाहर कर रहा है। अब अली और इसका दोस्त मिलकर इस लड़की को बगस के पास ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ स्त्रियों और अनीसा एक कॉटेज के बाहर थे। दरवाजा लॉक था। स्त्रियों ने दरवाजा तोड़ा और वो दरवाजे के अंदर चला गया, लेकिन स्त्रियों के अंदर जाते ही वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लेकिन अनीसा बाहर रह गई। उसने बहुत कोशिश की कि वो दरवाजा खोले, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। तब अनीसा ने अब रिदवान के कॉटेज के बाहर वही स्पिरिट देखी जिसका गला कटा हुआ था, और अनीसा समझ गई कि ये स्पिरिट उसे रास्ता दिखा रही है, बल्कि बुरी नहीं है। वो रिदवान के कॉटेज के बाहर से ही उसके कॉटेज के अंदर झांकने लगती है। अंदर देखने को मिलता है कि वहाँ कोई इंसान काला जादू कर रहा था। वो जल्दी से बाकी लोगों को बताने के लिए चली जाती है, मगर काले जादू की पावर से उसे भी कॉटेज के अंदर खींच लिया जाता है और दरवाजा एक और मर्तबा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ बच्चों ने बगस को आजाद कर दिया था ताकि वो फाती को ठीक कर सकें, क्योंकि फाती यानी वो जख्मी लड़का अभी भी जिंदा था। इससे पहले कि बगस कुछ कर पाता, यहाँ से लाइट चली जाती है और अब इस पॉइंट पर आकर मूवी का सबसे बड़ा राज खुलता है। काला जादू करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद यहाँ का प्रिंसिपल था। वो काले जादू से अनीसा को हवा में उठाता है और उसके हाथ पांव में कीले ठोक देता है। अनीसा अपने आप को बचाने के लिए प्रेयर करना शुरू कर देती है और रिदवान उसे ऐसा करते देखकर हंसने लगता है और उसे बताता है कि अरे, यहाँ तो बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े जादूगर हार मान गए, तुम क्या पढ़ रही हो, तुम भी जल्द ही जला दी जाओगी। यहाँ वो बताता है कि वो एक बहुत बड़ा काला जादूगर है और ये सारा कत्लेआम उसने इसलिए करवाया ताकि वो शैतान को इतने सारे सेक्रीफाइस देकर शैतान को इस दुनिया में बुला सके। इस टाइम अनीसा नोटिस करती है कि वो एक क्ले पॉट के अंदर काला जादू परफॉर्म कर रहा था और यहाँ पर जितने भी पोचोंग काम कर रहे थे वो सारे रिदवान के इशारों पर कर रहे थे। जिस टाइम वो अनीसा को ब्लैकमेल करने में बिजी था, इसी टाइम स्त्रियों आजाद हो जाता है। वो यहाँ पर खड़ा होकर रिदवान के साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन रिदवान की ताकतें बहुत ज्यादा थी। इस टाइम बहुत सारी इवल पावर्स जो उसके साथ थी, मगर स्त्रियों भी जल्द हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि उसे अपनी और अपने साथ अपने सारे दोस्तों की जान बचानी है। वो कुछ ही देर में अब रिदवान को काबू कर लेता है और रिदवान भी अब अपने आप को और ताकतवर करने के लिए अपने इशारे पर बहुत सारे पोचोंग को बच्चों को मारने के लिए भेज देता है। मगर यहाँ अब बगस ने भी अपना जादू शुरू कर दिया था ताकि वो सब बच्चों को बचा सके। दूसरी तरफ हमें दोबारा अनीसा और स्त्रियों को दिखाया जाता है जो अभी भी प्रिंसिपल रिदवान से लड़ रहे थे। अनीसा स्त्रियों से वहां पर रखा हुआ क्ले पॉट तोड़ने को कहती है जिसके अंदर सारा जादू हो रहा था। स्त्रियों ने भी बिना वक्त ज़ाया किए वो क्ले पॉट उठाकर फेंक दिया और उसके फेंकते ही यहाँ होने वाला सारा काला जादू रुक गया। रिदवान ने अपने काले जादू से जितने भी पोचोंग बनाए थे वो लाशें दोबारा बेजान होकर वहीं पर गिर गईं और बच्चों के ऊपर से हमला खत्म हो गया। उनकी जान बच गई। असल में रिदवान का प्लान ही ये था कि वो सारे बच्चों को स्कूल में ही रखेगा और सभी बच्चों को मारकर इनको भी पोचोंग बना देगा और ये ज़्यादा बड़ी कुर्बानी होगी। इसीलिए तो वो पहले ही दिन से बच्चों को घर नहीं जाने दे रहा था। खैर, जादू के टूटते ही अनीसा और स्त्रियों उस कॉटेज से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा आग का गोला आकर रिदवान के कॉटेज पर गिर जाता है। वहाँ पर आग लग जाती है जिसमें रिदवान भी झुलस कर मारा जाता है। ये उसकी सजा थी जो उसे गॉड ने दी थी उसके ईवल काम करने पर। फाइनली कत्लेआम बंद हुआ था। अगली सुबह अनीसा स्त्रियों के साथ बैठी थी। वो स्त्रियों को हिम्मत देती है, सब ठीक हो जाएगा, आगे की टेंशन मत लो। अनीसा उस दिन कहती है, काश ये सब दोबारा मत हो। स्त्रियों मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। वो जानता था कि उसने इस सब में क्या खो दिया, उसका एक अच्छा दोस्त, उसके डैड और अपने अच्छे टीचर्स भी।
स्त्रियों के यहाँ से जाते ही अब अनीसा के पास वही एंटिटी आ जाती है जिसका गला कटा हुआ था और जिसके गले से खून निकल रहा था। ट्विस्ट ये पता चलता है कि ये एंटिटी बार बार अनीसा का साथ इसलिए दे रही थी कि वो कोई और नहीं बल्कि अनीसा की अपनी मॉम थी, जो अपनी जान दे चुकी थी। वो अपनी बेटी को हर पल प्रोटेक्ट कर रही थी। इस अंधेरे में वो अपनी बेटी की साथी थी। फाइनली इस फिल्म के ख़त्म होने से पहले हमें ये बताया जाता है कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है और बस इसी सब के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।